हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है। हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है नेशनल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज अपन 10 MCQs के बारे में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर डैश डैश होता है। द डिफरेंस बिटवीन GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड NDP इज। वेल, एक वर्ड है GDP, एक वर्ड है NDP। इन दोनों को अलग क्या करता है या इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर है डेप्रीसिएशन का। इसका आंसर ए रहने वाला है। जब आप GDP में से डेप्रीसिएशन हटा देंगे, ग्रॉस में से आप डेप्रीसिएशन हटा देंगे तो नेट आ जाएगा। जैसे अकाउंट्स में आप पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस हटा देते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आता है। उसी तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में से आप डेप्रीसिएशन हटाएंगे तो NDP आएगा। तो इसका आंसर सिंपली ए रहेगा। वेल, ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल्दो हम इसके वीडियो के नीचे आपको PDF भी प्रोवाइड कराया करेंगे, तो वो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये एक सिंगल स्क्रीनशॉट तो आप रख लो। इसमें से कम 6 फॉर्मूले हैं और कोई ना कोई एक तो आपको काम आ ही जाएगा। पहला रूल सुन लीजिए, ये मतलब क्रक्स है। अगर आप नेशनल इनकम के फॉर्मूले याद कर रहे हैं तो आप इस स्लाइड से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पहला क्या है रूल, अगर आपको ग्रॉस को नेट में बदलना हो, यानी GDP को, मान लीजिए वर्ड है GDP, उसको आपको NDP में कन्वर्ट करना हो, मेन इस पे फोकस करो। ग्रॉस को अगर नेट में बदलना हो तो आपको डेप्रीसिएशन को एडजस्ट करना होगा, डेप्रीसिएशन को माइनस करना होगा। अब यहाँ से 2 फॉर्मूले निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला फॉर्मूला देख लीजिए, GDP MP यानी GDP एट मार्केट प्राइस में से अगर आप डेप्रीसिएशन हटाएंगे तो आपने क्या किया, जी में से ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन हटाया ना, तो बाकी चीज़ें वही रहेगी, DP ही रहेगा। आपका यहाँ पे NDP हो जाएगा। यानी अब यहाँ देख लीजिए, आपका ग्रॉस बन गया नेट। अब उल्टा कर लेते हैं इसको। आप GDP को लेफ्ट हैंड पे रहने दीजिए, GDP जहाँ है वहाँ रहने दीजिए और डेप्रीसिएशन को साइड चेंज करके उधर ले जाइए। तो GDP रह गया आपका इस तरफ और डेप्रीसिएशन साइड चेंज करके आ गया इस तरफ। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा कि सर क्या दे रखा है। मतलब पहला फॉर्मूला अगर आप समझो, जो पहला ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको NDP का फॉर्मूला बताया कि NDP का फॉर्मूला क्या है। तो इसके लिए GDP में डेप्रीसिएशन को लेस करो, और अगर आपको GDP का फॉर्मूला चाहिए तो NDP में डेप्रीसिएशन को ऐड करो। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपको 2 फॉर्मूले एक साथ याद करने की जरूरत नहीं होते। एक फॉर्मूला कस के याद कर लो। बचपन में ही आपको सिखा दिया गया होगा, मैं फिर एक बार रिमाइंड कराता हूँ। जैसे इस फॉर्मूले में 3 फैक्टर हैं, GDP MP, डेप्रीसिएशन और NDP MP, 3 फैक्टर है। तो इस एक फॉर्मूले से आप 3 फॉर्मूले अदल बदल के बना सकते हो। इससे आप डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, GDP NDP का अंतर, GDP का फॉर्मूला भी बन सकता है, NDP का। ये बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन आपको याद करना है। और मैं फिर सजेस्ट करूंगा, सारे फॉर्मूले याद नहीं करने होते, एक फॉर्मूला याद करो। इस एक से 3 बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना हो, डोमेस्टिक यानी घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलना हो, तो आपको NFIA नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एडजस्टमेंट करना होगा। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम, अब जैसे GDP में ये जो D है ना, ये डोमेस्टिक को डिनोट करता है। अगर अब आपको डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो आपको NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट करना होगा, प्लस करना होगा। एडजस्ट बड़ा वर्ड है, एडजस्ट का मतलब होता है प्लस करना या माइनस करना। तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए आपको उसको प्लस करना होगा, और इसी तरह से अगर आपको नेशनल को डोमेस्टिक में बदलना है तो उसे माइनस करना होगा। तो ये अगेन एक फॉर्मूला है और इससे आप 3 फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। पहला फॉर्मूला जैसे GNP का है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का है, तो आप इससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी बना सकते हो। जस्ट अदला बदली करनी होगी, NFIA उस तरफ चला जाएगा, साइड चेंज करके तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये तो क्या है, बच्चों वाली बात है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि कैसे आप ग्रॉस को नेट में बदलेंगे, दूसरे में मैंने बताया कि कैसे आप डोमेस्टिक को नेशनल में बदलेंगे, और तीसरा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलना हो तो कैसे करेंगे। फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट में प्राइस में बदलना हो तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी का एडजस्टमेंट करना होगा। कभी कभी इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। 2 शब्द, वैसे 2 वर्ड हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, पर अगर 2 की जगह 1 वर्ड बोलना पड़े तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। तो अभी आपकी समझो कोई फैक्टर इनकम है, ठीक है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट में आप पहले इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दीजिए
और सब्सिडी लेस कर दीजिए तो आपका जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, गवर्नमेंट ही सब्सिडीज देती है, तो गवर्नमेंट जो करती है उसका एडजस्टमेंट कर दोगे तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप रिवर्स घुमाओगे तो मार्केट प्राइस से आप क्या फैक्टर प्राइस भी निकाल सकते हो, फैक्टर प्राइसिंग भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए फिर आपको उल्टे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो पहले फॉर्मूले में मैंने जीडीपी एमपी के बारे में बताया कि आप मार्केट प्राइस से कैसे पहुंचेंगे, और अगर मार्केट प्राइस से आप रिवर्स जाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे, सब्सिडी को जोड़ोगे, तो फिर आप फैक्टर कॉस्ट पे भी पहुंच जाओगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहा लेकिन इसमें बहुत सारे का सार है। एक है अगला क्वेश्चन, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय और बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। थोड़ी देर के लिए राष्ट्रीय आय को अपन जीडीपी वर्ड बोल देते हैं। तो एक इन्होंने कहा है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और एक इन्होंने कहा है जीडीपी मार्केट प्राइस। इन दोनों में अंतर किस वजह से होता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर फैक्टर कॉस्ट, देखो जीडीपी यहाँ पे भी है, जीडीपी यहाँ पे भी है, तो ये फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, ये मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। इन दोनों में अंतर आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से और सब्सिडी की वजह से। इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जो किसी व्यक्ति से वसूल किए जाते हैं जैसे इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो वस्तुओं और सेवाओं पर वसूल करते हैं जैसे जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी किसका एग्जाम्पल है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का आप समायोजन करेंगे तो इन दोनों के बीच में ये अंतर का वजह होता है। इन्होंने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? फर्स्ट दिया है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ग्रांट्स, ग्रांट्स को सब्सिडीज भी बोलते हैं, तो ये ठीक है ऑप्शन, ग्रांट भी बोलते हो सब्सिडी भी बोल सकते हैं। दूसरे में डायरेक्ट टैक्स लिखा है इसलिए गलत है, तीसरे में इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स लिखा है गलत है, चौथे में लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स ओनली, गलत है। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, ए आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला ए आंसर। ठीक है, चलिए ओके। वेल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू सॉल्व क्वेश्चन, कैलकुलेट वन वैल्यू फ्रॉम अदर। यहाँ आप देखिए वापस वही बात है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इसलिए बहुत समझने की जरूरत है। अगर आपको ग्रॉस को नेट में बदलना है तो आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और इसमें फिर अंडरस्टूड है कि नेट को अगर ग्रॉस पे लाना है तो प्लस करना होगा। इसी तरह अगर आपको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पी हमेशा पी रहता है, यानी प्रोडक्ट जो रहता है ना फॉर्मूले, किसी में भी फॉर्मूले में जीडीपी तो पीछे भी रहेगा एनडीपी, पी कभी चेंज नहीं होता। चेंज होते हैं ग्रॉस से नेट होना, डोमेस्टिक से नेट होना, और एक होता है मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आप मार्केट प्राइस में यूँ कह लीजिए टैक्स जुड़ा हुआ होता है, मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ होता है और सब्सिडी लेस हो रखी होती है, तो अगर आप अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, मार्केट प्राइस में से आप टैक्स हटा दीजिए और सब्सिडी को वापस से जोड़ दीजिए तो आप फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। टैक्स और सब्सिडी को सामूहिक रूप से नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। एनआईडी का मतलब फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलिए हो, ये वापस आप देख लीजिएगा फॉर्मूला, इसमें दोनों तरह से बताया गया, 3 और 3 6 फॉर्मूले बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, उपहार या वेतन। देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, कभी मैं बचपन में छोटा था तो सोचता था कि यार अगर, और शायद आप अभी भी कभी कभी कोई सोचता होगा कि है ना सर गरीबी है तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आरबीआई आप कह रहे थे कि नोट छाप सकती है, तो फिर आरबीआई नोट छाप दे, सबको नोट छाप दिख के दे देवे और सबके हाथ में बंडल दे देवे तो फिर गरीबी दूर हो जाएगी ना। ऐसा नहीं होगा। फिर मैं सोचता था ऐसा क्यों नहीं होगा, तो आप सोचिए ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर सब व्यक्तियों के पास बंडल पहुंच गए तो फिर काम कौन करेगा? अगर मान लीजिए मेरे पास बंडल है और मैं किसी को बोलूँगा कार दे, तो वो कार बेचने की परवाही क्यों करेगा? उसके पास भी तो नोटों का बंडल है, फिर कार बनाएगा ही कौन? मैं किसी को बंडल दूंगा, बोलूँगा मेरे को गेहूं की बोरी दे, तो गेहूं की बोरी उगाएगा कौन? उस किसान के पास भी तो बंडल है, आपको बंडल मिलेगा तो उसको भी तो मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है, वैसे कायदे से इकोनॉमी में उतने ही नोट या करेंसी होनी चाहिए जितना प्रोडक्शन हो। जितना प्रोडक्शन मतलब एक तरफ अगर मुद्रा है विनिमय करने के लिए, तो दूसरी तरफ विनिमय योग्य वस्तु और सेवा भी होनी चाहिए। अब ये बात क्यों उठी? मतलब आप समझिए कि नेशनल इनकम में वो चीज़ काउंट होती है जब सामने वाला कुछ आपको सर्विस दे, जब कुछ वो प्रोडक्टिव करे। अब यूँ समझिए वृद्धावस्था पेंशन वन साइडेड है, मतलब आप जो बूढ़े हो चुके हैं, मान लीजिए 60 65 70 जो भी साल का क्राइटेरिया है, तो गवर्नमेंट वृद्धों को पेंशन देती है, बदले में वो क्या देते हैं? एक बार के लिए कुछ नहीं। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इमोशनल एंगल पे मत जाओ, इकोनॉमिक वाले एंगल से सोचो। हम गवर्नमेंट बुढ़े ठुड्डों को जो होते हैं उनको 1000 2000 5000 रुपये पेंशन देती है। मैं कहता हूँ देनी भी चाहिए,
बुढ़ापे का सहारा, ठीक है। लेकिन बदले में एक बार के लिए वो क्या देते हैं इकोनॉमिकली? कुछ नहीं। तो ये वन साइडेड पेमेंट है। तो वन साइडेड पेमेंट होता है वो ट्रांसफर पेमेंट होता है। बेरोजगारी भत्ता में आप बताइए क्या होता है? गवर्नमेंट 3,500 रुपये या 5,000 रुपये किसी बंदे को देती है, ठीक है। और मान लेते हैं कि उससे कुछ काम नहीं लेती, उसको बस वो बीकॉम है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो उसको साल 2 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो एक तरह से गवर्नमेंट वन साइडेड पेमेंट कर रही है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट है। उपहार में आप क्या होता है? उपहार में आप सामने वाले को कुछ देते हो, बदले में क्या मिलता है? एक बार के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो वो एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट है। लेकिन जहाँ आप सैलरी देते हो, तो आप सैलरी देते हो, बदले में वो कुछ काम करता है, यस वो कुछ काम करता है, तो वहाँ से वो नेशनल इनकम का पार्ट है, उसे अपन फैक्टर पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसने पूछा कौन सा ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, तो वेतन जो है वो फैक्टर पेमेंट है, या यूँ कह लीजिए ट्रांसफर पेमेंट या हस्तांतरण भुगतान नहीं है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत समझने के लिए ज़रूरी है। तो आपको दो कॉन्सेप्ट अगर आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो समझने ही पड़ेंगे। एक होता है फैक्टर इनकम और एक होता है ट्रांसफर इनकम भी बोलते हैं, ट्रांसफर रिसीप्ट ज़्यादा वर्ड सही है। अब फैक्टर इनकम क्या होते हैं? देखो आपको पता है कि उत्पादन के 5 साधन बोलते हैं, लेकिन मैं 4 बोलता हूँ: भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी होती है, और इसको जो मिलता है वही नेशनल इनकम में जाता है। जो भूमि देता है उसे किराया मिलता है, जो पूंजी या पैसा देता है उसे ब्याज मिलता है, जो लेबर या एम्प्लॉई होते हैं उन्हें सैलरी या वेजेस मिलता है, और जो जोखिम उठा के बिजनेस चलाता है उसे प्रॉफिट मिलता है, बरोबर। तो ये सब कहलाते हैं फैक्टर इनकम। यानी रेंट जिसको मिलता है वो बदले में ज़मीन या बिल्डिंग दे रहा है, तो रेंट जो है वो फैक्टर पेमेंट है। वेजेस, जो भी वाइट कॉलर ब्लू कॉलर लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बदले में उनको जो मिल रहा है वो सैलरी है या वेजेस है, वो फैक्टर पेमेंट है। जो बंदा कैपिटल प्रोवाइड करता है या फिनेंस प्रोवाइड करता है उसको बदले में ब्याज मिलता है, तो इंटरेस्ट भी जो है वो भी फैक्टर पेमेंट है। और जो इतना सब ताम झाम उठाता है, इतनी रिस्क उठाता है, उसको बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है, जो मिलता है, वो उसे प्रॉफिट कहते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई, अब इधर आ जाइए। फैक्टर इनकम अराइज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। उत्पादक गतिविधि के बदले में जो भुगतान किया जाता है वो फैक्टर इनकम होता है। फैक्टर इनकम किसको दिया जाता है? जो उत्पादन के साधन होते हैं, है ना। बचपन में अपन 5 बोलते थे: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ठीक है। अब संगठन और साहस आप एक ही पकड़ लीजिए। तो वो उत्पादन के साधनों को दिया जाता है, जो उत्पादन के कारक होते हैं, उत्पादन करने वाले होते हैं, उनको दिया जाता है। और ये नेशनल इनकम को जोड़ते समय जोड़ा जाता है। आपका जो इनकम मेथड होता है, नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं, उसमें इनकम मेथड जो होता है उसमें यही फैक्टर्स को मिलने वाली इनकम को एड अप कर लिया जाता है, तो वो नेशनल इनकम हो जाती है। अब ट्रांसफर रेसिप्ट में क्या फ़र्क है? वाइसा वर्सा पड़िएगा। इसमें पढ़िए, डू नॉट अराइज ड्यू टू एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसमें सामने वाला कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी बदले में वो कुछ नहीं देता, वो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। इट्स अ वन साइडेड पेमेंट, जनरली फ्रॉम गवर्नमेंट टू जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं, सीमांत हैं या हाशिए पे बैठे हैं, उनको दिया जाता है। अच्छा, और ये जैसे मैंने बताया, ये वाला फैक्टर पेमेंट उत्पादन के साधनों को दिया जाता है। तो चूंकि उत्पादन किया ही नहीं जाता फिर भी उनको दिया जाता है, मानवता के नाते, या अपना देश समाजवादी देश है। और ये इसलिए फिर जो ट्रांसफर पेमेंट है वो आपकी नेशनल इनकम की काउंटिंग में, कैलकुलेशन में नहीं जाता है। इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जो छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो देखो अभी छात्र पढ़ रहा है, बाद में वो प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, देनी भी चाहिए गरीबों को स्कॉलरशिप। लेकिन अभी स्कॉलरशिप जो दे रही है उसमें गवर्नमेंट कुछ देती है, कोई संस्था कुछ देती है, बदले में वो वहाँ से कुछ नहीं देता, तो वन साइडेड है। ओल्ड एज पेंशन, जैसे बूढ़े लोगों की बात हो ही गई थी। लॉटरीज, मुझे लॉटरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि यार लॉटरी लग गई, बढ़िया है। लेकिन लॉटरी के बदले में अब क्या है, गवर्नमेंट कितनी लॉटरियाँ छाप सकती है, लेकिन उससे कोई नेशनल इनकम जनरेट नहीं होती है। लॉटरी बेचने वाले की जो कमीशन होती है वो नेशनल इनकम का पार्ट है, क्योंकि वहाँ वो समथिंग कुछ मेहनत कर रहा है। लेकिन लॉटरी से जो पैसे की इनकमिंग होती है, दैट इज़ नॉट फैक्टर इनकम। रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, अपने होता है कि कंट्री के बहुत सारे लोग बाहर गए हुए होते हैं, वहाँ से वो विदेश से पैसा भेजते हैं, लेकिन वो नेशनल इनकम नहीं है, वो रेमिटेंस है। वो कहीं ना कहीं काउंट होगा, लेकिन वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल्ड होंगे, आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे
उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय आकलन का उत्तरदायित्व किसका है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज ऑन। बस इसमें से कौन सी संस्था ऐसी है या कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेगा? पहला ऑप्शन है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हिंदी में नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। दूसरा है ऑप्शन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और चौथा है नेशनल इनकम कमेटी। नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट करेगा कि देश कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो एस्टिमेट ज़्यादा वर्ड अच्छा है कि रफ आइडिया नेशनल इनकम, देश की इनकम कितनी है, भारत जो इतना बड़ा देश है उसकी नेशनल इनकम कितनी है। तो ये काम करेगा CSO, और काम करेगा की बजाय मैं कहूँगा करता आया है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है CSO, ये वो काम करती आई है। अभी क्यों करता आया है बोला है मैंने, क्योंकि अब इन दोनों का मर्जर हो गया है और इन दोनों का मर्जर होकर एक नई संस्था का जन्म हुआ है, वो है NSO। आप यूँ कह सकते हैं कि इसका N उठा लिया, इसका S उठा लिया, यानी इसका N इसका S और O तो दोनों में कॉमन था तो वो तो उठा ही लिया, तो NSO बन चुका है। अब NSO भी ऑप्शन हो सकता है, वरना अगर नहीं हो तो फिर CSO लिखना। ठीक है, चलिए अब इसका बारे में बात कर लेते हैं। मर्जर ऑफ NSO विद CSO टू फॉर्म NSO किस तरीके है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था थी और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन संस्था थी, अब बन गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यूज टू वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अंटिल मई 2019 तक NSSO सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किया करता था। ऑन 23 मई 2019 द इंडियन गवर्नमेंट पास द ऑर्डर टू मर्ज द NSSO विद द CSO टू फॉर्म द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जो नई संस्था बनी है वो NSO है। द गवर्नमेंट स्टेटेड दैट, गवर्नमेंट ने बताया दैट द NSO विल हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। M फॉर मिनिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। हिंदी में सारी बातें लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ जाएंगे। नया मंत्रालय नया संगठन बन चुका है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हिंदी में कह सकते हैं नेशनल हो गया राष्ट्रीय, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी ऑफिस। ठीक है, तो ये नाम बन चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Sharma wants to study the national income. Which branch of economics will he have to study? एक श्री शर्मा जी हैं, वो राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे आप और मैं अभी नेशनल इनकम की स्टडी कर रहे हैं या उसके MCQ अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उन्हें अर्थशास्त्र की किस शाखा का अध्ययन करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के अंदर एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक हुआ करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ा जाता है। जो भी बड़ा होता है, जो ग्रुप होता है, वो मैक्रो के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जो इंडिविजुअल, आई से इंडिविजुअल याद रख लो, ओ से ओवरऑल याद रख लो, तो मैक्रो है ना। तो जो ओवरऑल इसका स्टडी किया जाता है वो होता है मैक्रो स्टडी, और जो इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी होता है वो होता है माइक्रो स्टडी। तो श्री शर्मा, अब हिंदी में इसको बोलते हैं व्यष्टि, इंडिविजुअल को व्यष्टि ही बोला जाता है ना। व्यक्ति का इंग्लिश होता है पर्सन और व्यष्टि का इंग्लिश होता है इंडिविजुअल, और ये होता है समष्टि, सब कुछ समष्टि। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नेशनल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, नहीं प्राइस थ्योरी होता है, नहीं फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, नहीं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। बिल्कुल सही है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। एक बार एक रफ आइडिया समझ लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। जब आप देखो एक व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा, एक फर्म कैसे बिहेव करेगी, या एक उद्योग कैसे बिहेव करेगा। मैं आपको फर्म और उद्योग में भी अंतर बताऊं। जैसे सीमेंट के छोटे छोटे प्लांट हैं या सीमेंट की छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, तो वो तो हैं फर्में, और पूरी फर्मों को सामूहिक बनाओ तो वो बनता है उद्योग। पर फिर भी जब आप एक इंडिविजुअल का या किसी फर्म का या किसी इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगी, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है।
लेकिन जब आप सारी इंडस्ट्रीज़ का या पूरी इकोनॉमी का एक साथ अध्ययन करते हैं, आप जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, याद रखिएगा, समष्टि इसको कहेंगे, और ये वाला व्यष्टि है। ओके, और इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कीमत का क्या प्रभाव होगा डिमांड पे, इसका एनालिसिस किया जाता है। इसमें ओवरऑल प्राइस लेवल, पूरी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है कहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। और डिमांड एनालिसिस की लॉ ऑफ डिमांड वो पढ़ा जाता है कहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल लेबर मार्केट, मतलब जो फैक्टर प्राइसिंग होती है कि अगर आप लेबर को इतनी तनख्वाह दोगे तो वो आएगा या नहीं आएगा, तो वो जो लेबर मार्केट का अध्ययन होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। और पूरे पूरे देश में रोजगार क्या है ना, और या बेरोजगारी की स्थिति क्या है पूरे देश की, या पूरी इकोनॉमी की बेरोजगारी की स्थिति क्या है, उसका अध्ययन मैक्रो के तहत किया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो मैक्रो में पूरे समूह या पूरे लार्ज स्केल पे अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअली कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, कब तक किसी चीज़ को कंज्यूम करेगा, कब नहीं करेगा, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को माइक्रो में स्टडी किया जाता है। और एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी अर्थव्यवस्था में, मांग और पूर्ति की क्या स्थिति है ओवरऑल, एग्रीगेट मतलब टोटल, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, ये माइक्रो में पढ़ते हैं कि कोई फर्म गुड्स सप्लाई कब करेगी, कब करना रोक देगी, कब ज़्यादा सप्लाई करेगी। और प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें कि एक देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा, अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है, और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। राष्ट्रीय आय मापन की शुद्ध मूल्यवर्धन विधि इस नाम से भी जानी जाती है।
द नेट वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ द अबव। वेल, आपको ये पता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड, एक मेथड होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो देयर आर 3 मेथड्स। ओके, अब ये जो प्रोडक्शन मेथड है ना, इसका रिफाइंड नेम, ज़्यादा अच्छा नाम है नेट वैल्यू एडेड मेथड। तो अब आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया है। इन्होंने पूछा था नेट वैल्यू एडेड मेथड का एक और नाम क्या हो सकता है, एक और क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। ठीक है, सिंपली है। वेल, ये एक बार के लिए आप देखिए कि नेशनल इनकम आप कैसे काउंट करेंगे। तो नेशनल इनकम, जैसे आप 2 मिनट के लिए सोचो कि ये ना पूरे देश की इनकम कितनी है, आप कैसे काउंट करोगे। या तो आप क्या करो, देश का हर व्यक्ति क्या उत्पादन कर रहा है, और उत्पादन में भी आप ज़्यादा सही वर्ड है क्या वैल्यू वो ऐड कर रहा है, आप उसको समझिए। तो एक तरीका वो होता है यानी प्रोडक्शन तरीके से। जब वो प्रोडक्शन करेगा तो बदले में वो इनकम कमाएगा। तो या तो फिर आप सब व्यक्तियों की इनकम जोड़ दीजिए, यानी प्रोडक्शन तरीके में तो क्या है, आप उसके एफर्ट्स को जोड़ दीजिए, व्हाट ही इज़ डूइंग, ही और शी इज़ डूइंग। और इनकम मेथड में आप क्या करेंगे, बदले में उसे जो मिल रहा है, पारितोषिक या इनाम मिल रहा है, आप उसे जोड़ दीजिए। और उसके बाद जो तीसरा स्टेज होगा, मिलने के बाद जब वो खर्च कर रहा है तो आप या तो उसके खर्चे को जोड़ दीजिए। तो ये तीनों स्टेजेस होते हैं। पहले बंदा प्रोडक्शन करता है, फिर इनकम मिलती है और इनकम को वो एक्सपेंड करता है। तो आप तीनों तरीके से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हो। वैसे अपने यहाँ इन दोनों मेथड के कंबाइंड रूप से देश की इनकम का कैलकुलेशन होता है, अपन उस पर नहीं जाते। एक बार मैं रफ आइडिया आपको बताता हूँ प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है। प्रोडक्शन मेथड में प्राइमरी सेक्टर ने क्या वैल्यू ऐड किया। प्राइमरी सेक्टर आपको अपन ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। प्राइमरी सेक्टर वहाँ से आपका जहाँ से आप कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, खेती वगैरह। चलो अब मैं उस पर नहीं जाता। प्राइमरी सेक्टर ने जो वैल्यू ऐड किया, सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उन्होंने, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ने जो नेट वैल्यू प्रोड्यूस किया, और तीसरा होता है टर्शरी या जो सर्विस सेक्टर होता है, उन्होंने क्या वैल्यू ऐड किया। इन तीनों ने जो वैल्यू एडिशन किया आप उसको जोड़ दीजिए, और डेप्रिसिएशन और टैक्सेस को जोड़ते हुए आपका बन जाएगा जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जीडीपी एमपी ऐसे बनेगा। तो ये तो है प्रोडक्शन वाला मेथड, ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड या नेट वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड क्या कहता है, एम्प्लॉय को जो कॉम्पनसेशन मिला, यानी एम्प्लॉय को जो वेजेस सैलरी मिला वो जोड़ दो, जो सेल्फ एम्प्लॉयड को जो भी प्रॉफिट मिला वो जोड़ दो, और यानी ये मिक्स इनकम ही होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह, और डेप्रिसिएशन और टैक्स वगैरह को जोड़ के आपका बन जाता है जीडीपी एमपी। ये इनकम का तरीका है, मतलब जो फैक्टर्स को इनकम मिलती है। मैंने पहले भी बताया कि जो भूमि देगा उसे किराया मिलेगा, जो पूंजी देगा उसे ब्याज मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसे श्रम मिलेगा, और जो जोखिम उठाएगा उसे लाभ मिलेगा। तो इन सब को आप जोड़ दीजिए तो वो इनकम मेथड होता है। एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में आप ये देखो कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो कितना कंजम्पशन गुड्स पे कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी जो प्राइवेट कंजम्पशन हो रहा है वो कितना हो रहा है। फिर आप ये देख लीजिए कि जो फर्म्स होती हैं वो कैपिटल गुड्स में, यानी मशीनों वगैरह में, कैपिटल गुड्स को टेक्निकली आप मशीन बोल लीजिए, कैपिटल गुड्स या ड्यूरेबल लंबे समय तक चलने वाले गुड्स पे फर्म कितना स्पेंड कर रही है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज पे कितना खर्चा कर रही है आप उसको जोड़ दीजिए, और इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, इसको आप जोड़ दीजिए। तो इन सब का जो सामूहिक योग होगा वो जीडीपी एमपी कहलाएगा। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 अप्रोच हो सकते हैं, 3 रास्ते हो सकते हैं। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है साधन लागत पर जीडीपी होती है। तो ये क्या जानना चाहता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं इसको अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी बताऊंगा, पर इससे पहले मैं आंसर बताता हूँ। आप जो जीडीपी एमपी होता है उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा हुआ होता है, उसे आप हटा दीजिए, और सब्सिडी उसमें से घटी हुई होती है तो आप उसे दोबारा जोड़ दीजिए। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने का। तो अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है जीडीपी एमपी में इनकम टैक्स को जोड़ दो और सब्सिडी लेस कर दो, ये नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जीडीपी एमपी में इनकम आईटी इसको बोलना चाहिए था, अच्छा बोल भी रखा है। आईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस है, एस का मतलब सब्सिडी है इस फॉर्मूले में, डीटी का मतलब डायरेक्ट टैक्सेस है। तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देना चाहिए और सब्सिडी को जोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी इसका आंसर रहने वाला है, डेफिनेट इसका आंसर बी है। वेल, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। इसको मैं अभी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा, नहीं सुनना चाहें तो आगे स्किप करके जा सकते हैं। बट पहले मैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बता दूं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेजर्स द कॉस्ट टू बिजनेस टू एम्प्लॉय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको भूमि चाहिए,
आपको पूंजी चाहिए, आपको श्रम चाहिए और आपको एक साहसी या एंटरप्रेन्योर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, देखो भूमि को अपन किराया देंगे, कैपिटल पे अपन ब्याज देंगे, लेबर को अपन उनका सैलरी वेजेस देंगे और एम्प्लॉय को उसका प्रॉफिट देंगे। तो इन सबको जोड़ोगे ना तो इससे एक तरह से संस्था के लिए वो चीज़ की कॉस्ट बनती है। कैसे बनती है, उसी के लिए मुझे अगला प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो ये बिजनेस इन सब चीज़ों को जुटाता है, तो इन साधनों को जो पुरस्कार दिया जाता है उन पुरस्कारों का योग आपका कहलाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, उसके बाद जब गवर्नमेंट उसमें तड़का लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देती है और गरीबों के लिए जब सब्सिडी दे देती है, तो ये चीज़ यहाँ तक तो थी। जब ये चीज़ें हो जाती है तो फिर वो बन जाएगा आपका जीडीपी मार्केट प्राइस। तो क्या कहता है, इंक्लूड द प्राइस कंज्यूमर विल पे फॉर द गुड्स। तो बिजनेस के लिए जो कॉस्ट आई वो अलग होती है और जो कंज्यूमर पे करता है वो अलग होती है। उन दोनों में अंतर का वजह क्या है, टैक्सेस और सब्सिडी। द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस इज द सब्सिडी एंड टैक्स लिवाइड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ टैक्स से मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वापस सुनिए क्या कहता है, फैक्टर कॉस्ट की जीडीपी और मार्केट प्राइस के बीच में जो अंतर होता है वो होता है सब्सिडीज और टैक्सेस की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से। अब मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिएगा। सपोज करो एक आदमी है और वो आदमी गेहूं से आटा बनाने में लगा हुआ है। ठीक है, उसने 1 महीने की छुट्टी थी और सोचा कि वो गेहूं से आटा बनाएगा। अब उसने क्या किया, उस कहानी को समझिए। सबसे पहले उसने 1.5 लाख रुपए का गेहूं खरीदा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए गेहूं खरीदा, फिर उसने एक एरिया या कहें कि चक्की या एक प्लांट किराए पे लिया और बदले में उसने 5,000 रुपये किराया दिया। भाई 1 महीने का था तो 5,000 रुपये किराया दिया। ठीक है, ये जो 1.5 लाख रुपया गेहूं खरीदने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए चाहिए था, उसने वो पैसा बाजार से उठाया, उसके ऊपर उसने 3,000 रुपये ब्याज दिया। ठीक है, और एक आदमी को वहाँ लगा दिया कि भैया तू ये गेहूं पीस और आटा बना। ठीक है, जस्ट अ मिनट, गेहूं पीस और आटा बना। तो 10,000 रुपया क्या बोलते हैं अपना, हमने उस जो लेबर है उसको दिया। ठीक है, और उसके बाद वो जो हमारा प्लांट वहाँ काम आ रहा है उसमें घिसावट हो गई तो 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। तो अभी तक आप देखो अपन लगाते जा रहे हैं, 1.5 लाख का गेहूं खरीदा, किराया दिया, ब्याज दिया, वेजेस दिया और चीज़ की घिसावट हो रही है। तो इससे हमारी कॉस्ट हो गई 1,70,000। गेहूं से आटा बन चुका है, 1,70,000 हमारी कॉस्ट हो गई। अब हमको कमाना भी है, हमें भी तो अपना परिवार चलाना है, तो 30,000 रुपये हमने उस पर प्रॉफिट कमाया। तो हमने गेहूं का जो आटे का प्राइस रखा वो रखा हमने 2 लाख रुपए कि भाई 2 लाख रुपए में हम ये आटा बेचेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आपको ना कंज्यूमर से टैक्स लेना है और टैक्स लेके हमको जमा कराना है। हमने कहा बता दो कितना लगाना है, तो उन्होंने बताया भाई 5% जीएसटी लगाना है, पैकेज्ड आटे पे, पैकेज्ड फ्लोर पे 5% जीएसटी आपको लगाना है। हमने कहा ठीक है, ये वैसे आपको पता है ना टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को हमें देना है, हम व्यापारी हैं, हम ग्राहक से लेके गवर्नमेंट को दे देंगे। तो 10,000 रुपया हमने ग्राहक से लिया और अल्टीमेटली ग्राहक को 2,10,000 रुपये में आटा दिया। आप यहाँ समझ गए, 2 लाख रुपए में बेसिकली आटा हमने 1,70,000 में बनाया, वहाँ तक पहुँचने में 30,000 हमको कमाना था, इसलिए 2 लाख रुपए उसका प्राइस रखा और गवर्नमेंट के कहने पे अपन ने उसका प्राइस जो चार्ज किया वो 2,10,000 है। तो फाइनल अल्टीमेट प्राइस टू कंज्यूमर जो है वो 2,10,000 है। तो जैसे मान लो ये सिंगल व्यक्ति मैं हूँ, तो कहने में क्या आएगा कि मैंने ना 2,10,000 का प्रोडक्शन किया, लेकिन गौर कीजिए 2,10,000 का प्रोडक्शन आपने किया, इतनी किया, इसमें 1.5 लाख का तो आपने गेहूं खरीदा था, तो 1.5 लाख का जो प्रोडक्शन था वो तो फार्मर ने किया। तो फार्मर ने प्रोडक्शन किया, उसने पहले हाथ खड़ा कर दिया कि ये प्रोडक्शन मैंने किया है, मैंने आटे का प्रोडक्शन किया है। तो आटे के प्रोडक्शन के दौरान मैंने वैल्यू एडिशन किया है। तो इसलिए बात समझनी पड़ेगी कि 2,10,000 रुपये से जो आपने ये गेहूं कंज्यूम किया उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती उपभोग, यानी उस प्रोडक्शन के दौरान जो आपने कंज्यूम किया इन बिटवीन। तो 1.5 लाख का तो आपने गेहूं कंज्यूम किया, तो हमने जो वैल्यू प्रोड्यूस किया है, जो मैंने प्रोडक्शन किया है, नेट वैल्यू एडेड, वो 60,000 है। अब बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, 60,000 रुपये है। अब 60,000 में से अगर आप टैक्सेस का एलिमेंट हटा दो, ठीक है, इसे तो अपन ने कहा जीडीपी एमपी, जैसे ही उसको अपन ने इंटरमीडिएट गुड्स को हटाया तो उसको तो अपन ने कहा जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी में से आप क्या करो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दो, यानी 10,000 को हटा दो, तो ये आ जाएगा आपका क्या, जीडीपी एफसी। और इस ग्रॉस को अगर आपको नेट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें से जो डेप्रिसिएशन एलिमेंट है उसे हटा दीजिए, तो 48,000 रुपये। तो ये 48,000 रुपये जो आया है ये आपका कहलाएगा एनडीपीएफसी। और मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बता सकता हूँ। एनडीपीएफसी के लिए आपके जो 4 साधन है, देखो
आपने रेंट पे किया ना, वो 5,000 है, ये देखना एक बार, रेंट 5,000 दिया आपने। इसके अलावा आपने इंटरेस्ट पे किया, वो कितना पे किया, 3,000 रुपये पे किया। और आपने लेबर को कितना दिया, 10,000 रुपये दिया। और आपने जो एंटरप्रेन्योर या साहसी है, जोखिम उठाने वाला है, उसको कितना दिया, 30,000 रुपये। आप इसको भी जोड़ दीजिए तो 48,000 रुपये आता है। तो आप समझ गए कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये फैक्टर इनकम होती है, यानी फैक्टर्स, उत्पादन के जो साधन थे, चारों साधन थे, उनको जो मिला, यानी इस टेबल से आप डायरेक्ट भी एनडीपी एफसी निकाल सकते थे फैक्टर्स की इनकम को जोड़ते हुए, या मैंने प्रोडक्शन वाले एंगल से आपको बताया, वहाँ से भी आप प्लस माइनस करते हुए इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हैवी हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है, फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 एमसीक्यू हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। सो ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 एमसीक्यू मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे, ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, वो क्वेश्चन और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है, तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। द वेयर एंड टीयर इन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड, पूंजीगत वस्तुओं में जो घिसावट या टूट फूट होता है उसे कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो आप समझ लीजिए कैपिटल गुड्स क्या। कैपिटल गुड्स यानी आपकी मशीन्स, ठीक है, जिसकी मदद से आप प्रोडक्शन करते हो। तो एक बार के लिए कैपिटल गुड्स यानी मशीन। तो मशीनों में जो टूट फूट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये सारी भी नेशनल इनकम के दौरान पढ़ी जाने वाली चीज़ें हैं कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इस पर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे, जब 10 MCQ और करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को समझना ज़रूरी क्यों है, वो है, देखिए आप नेशनल इनकम की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि एक देश में
एक देश में एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं जो प्रोड्यूस हुई हैं उनका जो मार्केट प्राइस होगा उसे हम नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, वापस समझ लीजिए, एक देश के अंदर एक साल में जितनी भी फाइनली वस्तुएं बनी हैं और जो फाइनली सेवाएं बनी हैं उनका जो मार्केट प्राइस होता है उसे अपन जीडीपी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने सोचिए प्रोडक्शन किया होगा तो उस दौरान आपने मशीनें चली होंगी, मशीनें चलेंगी तो उनकी वैल्यू में कमी आएगी। तो मूल्य में जो कमी होती है, मूल्य ह्रास, आप संधि विच्छेद करेंगे, मूल्य में जो ह्रास होता है उसे अपन मूल्य ह्रास कहते हैं। टेक्निकली उसे घिसावट या टूट फूट कह सकते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है। सपोज करो मैंने मान लीजिए कि एक साल में 100 वीडियो बनाए, मान लीजिए, और ये भी मान लेते हैं कि उन 100 वीडियो की कीमत 1 लाख रुपये मान लेते हैं, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर एक साल पहले था और जो कंप्यूटर अभी है वो उतना तो नहीं है। पहले मेरे कंप्यूटर की कीमत थी 80,000 रुपये, अभी मेरे कंप्यूटर की कीमत है 60,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि 20,000 का डेप्रिसिएशन भी तो हो गया। तो मैंने 1 लाख रुपये की क्लासेस या 1 लाख रुपये का कोर्स क्रिएट किया, वो तो मैंने प्रोड्यूस किया मानते हैं, लेकिन इस दौरान मैंने 20,000 रुपये का ख़त्म भी तो कर दिया, 20,000 रुपये के कंप्यूटर को मार भी तो दिया। तो नेट जो मैंने प्रोड्यूस किया वो है 80,000 रुपये का माल, अगर माल कहें तो या सेवाएं कहें तो एनडीपी, यस है ना, एनडीपी को समझने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना होगा। दैट्स वाई मैं समझाया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी वस्तु के मूल्य में जो कमी आती है, जो टूट फूट की वजह से या टाइम बीतने की वजह से कमी आती है। खैर आसान सी बात थी, ज़बरदस्ती इतनी देर बोला। हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्राकार प्रवाह। आय एक एरिया से दूसरे एरिया में घूमती रहती है, ये चक्राकार प्रवाह किसने दिया था? पहला है वर्ड फ्रैंकाइज क्विज़ने, ये उसका नाम ही है, ने वर्ड नहीं है, क्विज़ने उसका नाम ही है। कार्ल मार्क्स ने, साइमन क्विज़िट्स ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको आप याद कीजिए, फ्रैंकाइज क्विज़ने, इन्होंने आय का चक्राकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बताया था। क्या है ये, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं बता दूँ मैं बेसिकली अकाउंट्स का हूँ, ABST जैसे हम कहते हैं, जैसे हमारे MCOM में जब स्टडी करते हैं ना तो 3 चीज़ें होती है, ABST होता है, EAFM होता है और BADM होता है। BADM में बिजनेस पढ़ा जाता है, इसमें EAFM में इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है, ABST में अकाउंट्स पढ़ा जाता है। तो बेसिकली मैं अकाउंट्स से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अब ठीक है, ये थोड़े मैंने बचपन में पढ़ रखे हैं तो थोड़ा बहुत जितना पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फर्म, और नीचे क्या लिखा है, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा इन रिटर्न ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड एंड लेबर। कहीं से भी बात शुरू कर लो, सबसे पहले फर्म जो होती है ना, एक फैक्ट्री होती है, तो वो फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री अपने फैक्टर्स को इनाम देती है, मतलब जिनसे ज़मीन ली है उनको किराया देती है, जिनसे मेहनत ली है उनको मजदूरी देती है, जिनसे पैसा उठाया है उनको पूंजी या ब्याज देते हैं, और ओनर्स को प्रॉफिट देती है, बरोबर। तो ये सब जिनको मिल रहा है वो व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एक बार के लिए यहाँ से सर्कुलर स्टोरी शुरू माने तो सबसे पहले फैक्ट्री जो उसके प्रोडक्शन फैक्टर्स जो इंसान हैं, व्यक्ति हैं, उनको कुछ दे रही है। फिर वो क्या करेंगे, ये इंसान घरों में रहते हैं और ये क्या करेंगे, ये वही पैसे को स्पेंड करेंगे। यानी इस फर्म ने जो प्रोडक्ट बनाए, आप समझिएगा बात को, इस फर्म ने जो प्रोडक्ट बनाए, ये फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इन्होंने जो बनाया है उसी पे तो खर्च करेंगे। यानी पहले फैक्ट्रियाँ लोगों और परिवारों को पैसा देती है, फिर लोग और परिवार वही पैसा फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई चीज़ों पे खर्च करते हैं। तो वापस वो पैसा किसके पास पहुंच जाता है, फैक्ट्रीज के पास पहुंच जाता है। फैक्ट्रीज फिर प्रोडक्शन करेंगी, फिर लोगों को पैसा देंगी, फिर लोग उस पैसे का क्या करेंगे, जेब में पैसा तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो वस्तुएं और सेवाएं, और वस्तुएं सेवाएं कौन देगी, फैक्ट्री देगी, तो वापस फैक्ट्री के पास पहुंच जाएगा। इस तरह से इनकम जो होती है वो फ्लो करती रहती है। अब उससे क्या निकलेगा, ये फिर आपको इकोनॉमिक्स की डीप स्टडी करनी पड़ेगी कि इससे निकलेगा क्या। बात यह है कि समझने की है। इसमें मैंने अभी 2 ही लोग रखे थे, एक मैंने हाउस होल्ड रखा और एक फर्म रखा। आयकर में ऐसे भी होते हैं जिसमें 3 होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस देगी, गवर्नमेंट टैक्सेस मतलब लेगी फैक्ट्रीज से, और फिर वही पैसा फिर वो जनता तक पहुंचाती है, रोड के रूप में, अस्पताल के रूप में, ऐसे। तो उसमें फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन उसमें भी आय का चक्राकार प्रवाह होता है, आय घूमती रहती है। आप नाम याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल कमोडिटी या फाइनल गुड्स, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अंतिम वस्तु है। नेशनल इनकम को समझने के लिए
आपको फाइनल गुड्स क्या है वो भी समझना पड़ेगा। परचेज ऑफ मशीन बाय इंडस्ट्री, सोचो जब कोई उद्योग मशीन को खरीदता है तो क्या वो मशीन को खा जाता है? नहीं, मशीन की मदद से वो प्रोडक्शन करता है, मशीन की मदद से वो प्रोडक्शन करता है। तो इसको लिखा मैंने आई, इंटरमीडिएट गुड्स। बाइंग रॉ मटेरियल बाय इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री रॉ मटेरियल खरीदती है, मान लीजिए कोई सेमी सीमेंट उद्योग है, वो चूना पत्थर खरीदता है, तो चूना पत्थर को खा नहीं जाता, मतलब उससे तो वो सीमेंट बनाएगा, तो वो क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। बाइंग ब्रेड फ्रॉम द मार्केट बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर जो ब्रेड बाजार से खरीदता है, कंज्यूमर जब ब्रेड बाजार से खरीदता है तो वो जो ब्रेड है उसे वो कंज्यूम करेगा, यस, तो ये आपका फाइनल गुड्स कैटेगरी में आएगा। और परचेज ऑफ व्हीट बाय द ब्रेड प्रोड्यूसर फ्रॉम द फार्मर, और जब गेहूं खरीदेगा कोई व्यक्ति, गेहूं खरीद रहा है कौन, मान लीजिए बेकरी वाला है, वो गेहूं खरीद रहा है, तो क्यों खरीद रहा है, ताकि वो उससे ब्रेड बना सके। तो वहाँ जो गेहूं का खरीदा जाना है, देखिए एक बार मैं आपको क्लियर समझा दूँ, कोई भी वस्तु फाइनल गुड्स भी हो सकती है, कोई भी वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो किसके हाथ में जाती है और उसके बाद वो आगे बढ़ती है या नहीं। अगर जिसके पास गई वो उसको खा गया तो वो फाइनल गुड्स हो जाएगा, लेकिन अगर वो जिसके पास वो गई वो उसके अंदर चेंज करके मॉडिफाई करके आगे उसको प्रोसेस में लाके फिर कुछ और बनाता है तो फिर वो वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी, ठीक है ना। गेहूं अगर आप लाए, आप उसको खा गए तो वो कहलाएगा आपका अंतिम वस्तु, लेकिन अगर गेहूं एक बेकरी वाले ने लिया है तो फिर वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये समझने की बात है, ये भी कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम के लिए ज़रूरी है। तो उपभोक्ता द्वारा बाजार से जो ब्रेड खरीदना है वो अंतिम वस्तु या फाइनल गुड्स या फाइनल कमोडिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इससे और अच्छे समझ पाएंगे। देखिए ये है कपड़ा, ये है कैंची और ये है सिलाई मशीन की। सर हमको दिखाई दे रहा है, क्यों बता रहे हो? वेल ऐसे ही मैं थक गया हूँ ठीक है, तो जस्ट ये बताने के लिए कि हाँ ये जो चीज़ें हैं इनसे क्या हो रहा है, इनसे क्या बन रही है, शर्ट बन रही है। तो शर्ट को ये व्यक्ति पहनेगा, ठीक है, शर्ट को ये व्यक्ति पहनेगा, तो जो शर्ट खरीदने वाला है उसके लिए ये कहलाएगी क्या, फाइनल गुड्स। और जो फर्म जो है वो इन चीज़ों को बनाती है, फर्म इन चीज़ों की मदद से शर्ट को बनाती है, तो ये सब कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। मैं एक दर्जी का एग्जांपल दूं। एक दर्जी ने मान लीजिए कि एक साल में 100 शर्ट बनाए, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि एक शर्ट 1200 रुपये का है, ठीक है। तो दर्जी क्या कहेगा कि मैंने ना 1,20,000 का प्रोडक्शन किया, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि मैंने 1,20,000 का प्रोडक्शन किया, लेकिन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि उसने मान लीजिए कि 60,000 का तो कपड़ा खरीदा और 5,000 की कैंची खरीदी और सिलाई मशीन के अंदर भी मान लीजिए 10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। इस डेप्रिसिएशन को छोड़ देते हैं। तो उसने क्या किया, 1,20,000 रुपये की शर्टें तो बनाई पर 65,000 रुपये के इंटरमीडिएट गुड्स को कंज्यूम किया है। तो उसने जो वैल्यू प्रोड्यूशन किया है, जो वैल्यू एडिशन किया है वो है 55,000 रुपये। एंड वाइल दिस प्रोडक्शन प्रोसेस ही मतलब वेयर एंड टीयर 10,000 का वेयर एंड टीयर भी हुआ है। तो 55,000 में 10,000 हटा दो तो जो एनडीपी है वो 45,000 रुपये है। तो नेशनल इनकम के पर्पज़ से 45,000 रुपये माना जाएगा। कपड़ा जिसने बनाया वो उसके प्रोडक्शन में काउंट होगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अंतिम वस्तु वो होती है जो उपभोक्ता कंज्यूम करता है। होप वीडियो यूज़फुल रहा होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक कॉमर्स पॉइंट ऐप है, बीच में बार बार QR कोड आता है, आप उसे स्कैन कर लिया करो, स्कैन करके रख लो। वो ऐप फ्री है, आप उसको फ्री में यूज़ करो। वहाँ कई सारे कोर्सेज भी बनाए गए हैं जो बहुत नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल हैं। चलिए बाय, पढ़ाई करो।